नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले बिना देर की एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। घूसखोर पंडित की फिल्म को लेकर गरमाया विवाद। सुप्रीम कोर्ट में फिल्म के खिलाफ लगाई गई याचिका। याचिकाकर्ता ने कहा इस फिल्म में पूरे ब्राह्मण समाज का हुआ अपमान। सुप्रीम कोर्ट में सेंगर मामले की सुनवाई। सेंगर मामले पर कोर्ट ने की कड़ी टिप्पणियां। हाईकोर्ट को मामले को जल्द ही निपटाने का दिया निर्देश। बिहार विधानसभा के बजट सत्र का 5वां दिन आज। दुष्कर्म मामले पर विपक्ष के विधायकों का विरोध। 6 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म का मामला। पीएम मोदी ने सेशल्स राष्ट्रपति से प्रतिनिधिमंडल वार्ता की। विदेश मंत्री जयशंकर की राष्ट्रपति हरमनी से भेंट। राजघाट पर सेशल्स राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। मलथान वलन में कार ने मोपेड को मारा। छात्र की मौत। जेएमएस राठौर 9वीं का छात्र हादसे में घायल होकर मौत। परिजन दोषी कार चालक के खिलाफ कार्यवाही की मांग। घूसखोर पंडित को लेकर विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका लगाई गई है। याचिकाकर्ता का नाम अतुल मिश्रा बताया जा रहा है, जिन्होंने ये कहा है कि घूसखोर पंडित को लेकर पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान किया जा रहा है। ये वो याचिका है जो आपको फिलहाल दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। जिनकी बात हो रही है याचिकाकर्ता की, उन्होंने अपनी मांग में ये कहा है कि घूसखोर पंडित जो मूवी है और जो नाम उसका रखा गया है, उसे तुरंत प्रभाव और जो हीरो इसमें रोल निभा रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं, उस रोल को जल्द से जल्द हटाया जाना चाहिए। उन्होंने पूरा बयान क्या दिया है सुनाते आपको, सुनिए। मेरा नाम अतुल मिश्रा है और मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूं ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया का। हमने घूसखोर पंडित के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है और इसमें मांग की है कि इसका टाइटल बदला जाए और जो भी रोल इन्होंने इसमें एक्ट किया है एक्टर ने, तो उसमें जो ब्राह्मण थीम को दिखाया है उसको हटाया जाए और उसको खत्म किया जाए। नाम बदल देने से उसकी आत्मा तो नहीं खत्म हो जाएगी। आपकी पूरी स्टोरी डिजाइन है घूसखोर पंडित पर, तो हमारी पूरी मांग है कि इसके रिलीज पे बैन किया जाए। ये पीछे इन लोगों ने अपनी प्रैक्टिस बना ली है कि अपनी फिल्म हिट करने के लिए, सिर्फ अपने आर्थिक हितों का लाभ लेने के लिए ये पर्टिकुलर समाज को बदनाम करते हैं और ये प्रैक्टिस बंद होनी चाहिए। किसी भी समाज को आहत करने का, किसी को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की आज्ञा नहीं होनी चाहिए। मेरा नाम अतुल मिश्रा है और मैं सुप्रीम कोर्ट में सेंगर मामले की सुनवाई के दौरान माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणियां की हैं। सेंगर की तरफ से कहा गया है कि 10 साल में से 9 साल 7 महीने जेल में पूरे हो चुके हैं। सीजेआई ने कहा कि सेंगर की अपील 11 तारीख को हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए लगी है। सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट से कहेगा कि इस केस को जल्द सुनकर जल्द निपटाया जाए। सीजेआई ने यह भी कहा कि जेल में बिताया गया समय भी ध्यान में रखा जाएगा, इसलिए तेज सुनवाई जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल सुनवाई के दौरान सीजेआई ने यह भी कहा कि इस देश को कानून के राज पर गर्व है। सबसे बड़े अपराधियों को भी बचाव का पूरा मौका मिलता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से दीपक कुशवाहा, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। दीपक, क्या जानकारी मिल रही है? कोर्ट की तरफ से ये जो टिप्पणियां की गई है इस पूरे मामले को लेकर, किस तरीके से देखा जा सकता है इसे? दीपक थोड़ी देर में हमसे जुड़ेंगे और ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। जाहिर है, देखिए ये जो पूरा मामला है लगातार सुप्रीम कोर्ट में बढ़ता चला जा रहा था, चाहे वो पीड़ित पक्ष हो या फिर सेंगर का पक्ष हो। वकीलों ने अपनी राय रखी, अपनी दलीलें रखी और उसके बाद ये जो पूरा मामला है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल आज इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी। अब बताया ये जा रहा है कि मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है और कोर्ट की तरफ से हाईकोर्ट को निर्देश दिए गए हैं। कहा गया है कि जितनी जल्दी हो सके इस पूरे मामले को निपटाया जा सके। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दीपक कुशवाहा, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। दीपक, क्या जानकारी मिल रही है? ये जो पूरा मामला है काफी लंबे समय से चर्चा में है और अब सुप्रीम कोर्ट की इस पूरे मामले पर तीखी टिप्पणियां सामने आना, इसको किस तरीके से देखा जा सकता है? दीपक, देखिए बिल्कुल, क्योंकि उन्नाव रेप को लेकर जिस तरीके से जो सेंगर हैं वो लगातार सजा काट रहे हैं, इसको लेकर एक याचिका लगाई गई थी क्योंकि उनकी जमानत और सजा को लेकर एक याचिका जो है, सस्पेंड याचिका जो है उसको सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। लेकिन इस पूरे मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ी टिप्पणी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस पूरे मामले को लेकर 11 तारीख को जो है हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है और जो पूरा जो प्रावधान है वो हाईकोर्ट के अंदर ही होना चाहिए। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट जो है जल्द से जल्द जो है इस पूरे
मामले की सुनवाई करके एक त्वरित जो सुनवाई है वो करे, ताकि इस मामले को ज़्यादा लंबा ना खींचा जा सके और जो भी इसके अंदर चीज़ें हों उसको तत्कालीन तौर पर जो है हाईकोर्ट जो है इसको देखे। उसके साथ साथ क्योंकि सिंगर की तरफ से भी कुछ बातें कही गई थी। सिंगर ने कहा था, सिंगर की तरफ से ये बात कही गई है कि 10 साल में से 9 साल 7 महीने जो है वो जेल में पूरे हो चुके हैं और इसको लेकर जो है कोर्ट को उनकी बातों को सुनना चाहिए, उनकी दलीलों पर भी ध्यान देना चाहिए और क्योंकि वो काफ़ी लंबा वक्त हो चुका है, इस पूरे लंबे वक्त के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट इस बात को ज़रूर देखे कि उनके साथ साथ जो चीज़ें हो रही हैं वो किस तरीके से जो है सामने रखी जाए। उसके साथ साथ क्योंकि सीजीआई ने भी जिस तरह से टिप्पणी करी है इस पूरे मामले को लेकर और सीजीआई ने ये भी कहा है कि जेल में बिताया गया समय पर भी ध्यान देना चाहिए और इसीलिए जो है दिल्ली हाई कोर्ट जो है इस पूरे मामले में जो सुनवाई है वो तेज करे, क्योंकि एक लंबा वक्त है जिसपे कुलदीप सेंगर जो है जब जेल में अभी तक बंद है और कुलदीप सेंगर की तरफ से जो है एक याचिका लगाई गई थी सजा और जमानत दोनों को लेकर, लेकिन फिलहाल इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है। और दूसरा ये भी मैं आपको एक बात बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि इस देश के अंदर बड़े बड़े जो है अपराधी रहे हैं, जिसमें उन्होंने कसाब का भी जिक्र किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कसाब को भी मौका दिया गया था जबकि उसका अपराध पूरी दुनिया ने लाइव देखा था और हमें अपने पूरे कानूनी प्रावधान पे बड़ा गर्व है, क्योंकि हमको दोनों साइडों को सुनने का हमें मौका मिलता है और सुनना भी चाहिए। इस तरह का जिक्र जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूरे जब ये सुनवाई चल रही थी उसके दौरान उन्होंने कही। और तो 11 तारीख को जब हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई होगी तब हाई कोर्ट क्या तय करता है और कितनी जल्दी इस पूरे मामले पे जो है सुनवाई करेगा, ये देखने वाली बात होगी। जी, कहा गया है कि एसजी कसाब को भी मौका दिया गया था, उसका अपराध पूरी दुनिया ने लाइव देखा था। कहीं ना कहीं कोर्ट की तरफ से ये संकेत देने की कोशिश की गई है कि मामला तो ये गंभीर है, क्योंकि इससे पहले ये सबने देखा कि कुलदीप सिंह सेंगर को जो राहत मिली थी उसका किस कदर विरोध हुआ और उसके बाद कई लोग सेंगर के बचाव में भी आ गए। तो ये संदेश देने की कोशिश कहीं ना कहीं की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। दीपक, देखिए, क्योंकि जब सीजीआई ने जब अपनी बातें रखी, सीजीआई ने कहा कि यही तो कानूनी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान की खूबसूरती है कि अपीलकर्ता को ये पूरी स्वतंत्रता होती है कि वो अपनी बातें जो है याचिका के माध्यम से वो रखे और जब केस की सुनवाई हो तो दोनों एंड से जो है उनकी बातें सुननी चाहिए। और यही कहानी है कि इसी को देखते हुए जो उन्होंने कसाब जैसे मामले को लेकर भी उन्होंने एक उदाहरण पेश किया। और क्योंकि कुलदीप सेंगर की अगर जब बात करते हैं तो कुलदीप सेंगर काफ़ी लंबे वक्त से जो है वो जेल में बने हुए हैं और इसको लेकर लगातार उनकी तरफ से याचिका जरूर लगाई गई थी। और यही कहानी कि जब आज कुलदीप सेंगर की तरफ से उनके वकील जब अपनी दलीलें पेश कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि उस समय का भी बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि एक लंबे समय से जो है वो जेल में बंद है। और इसको लेकर सीजीआई ने भी बातें रखी है कि जब हाईकोर्ट के अंदर जब इसकी सुनवाई हो तो उनके जो जेल में बंद होने का जो पूरी अवधि है उसको भी ध्यान रखने का ध्यान रखने की पूरी ज़रूरत है। और ये कहा गया है कि हाई कोर्ट से हम ये भी कहते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर जो है इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करे और एक जो इसके अंदर प्रावधान है, जो भी चीज़ें जो आगे कोर्ट तय करेगा उसको लेकर भी काम करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि लगातार कुलदीप सेंगर को लेकर एक बड़ा विरोध होता देखा हमने कि जिस तरीके से पिछली जब सुनवाई हुई तो उसके अंदर भी पीड़िता जो है वो लगातार हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने मीडिया के सामने अपने बयान दिए। उसके अंदर जो दलीलें पेश की गई उस पर कहा गया कि जो उनके साथ चीज़ें हुई हैं उसको लेकर कुलदीप सेंगर को एक बहुत कड़ी सज़ा होनी चाहिए। हालांकि क्योंकि जिस तरह की बातें आपने क्वेश्चन जो आपने पूछा, संविधान का जिक्र जो है सीजीआई ने किया है और सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पर कहा है कि चाहे वो पक्ष हो या पक्षों दोनों को अपनी बातें रखने की जो स्वतंत्रता है और याचिका के अंदर दोनों की बातों को सुनना बेहद जरूरी है। जी बिल्कुल, ये पूरा मामला जो है वो अभी तक बहुत गंभीर माना जा रहा था। तो ये कहा जा सकता है दीपक कि फिलहाल अगर देखा जाए तो मामला अब हाई कोर्ट में किस तरीके से मामले का निपटारा होता है इस पूरे बात पर टिकी हुई है अभी फिलहाल नजरें।
बिल्कुल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी तरफ से जो है पूरा डिनाई कर दिया है, क्योंकि यह मामला हाई कोर्ट के अंदर है और हाई कोर्ट में ये पूरा मामला लगाया हुआ है, तो हाई कोर्ट ही अब इस पूरे मामले को देखेगा और उस पर फैसला सुनाएगा। हालांकि क्योंकि कुलदीप सेंगर ने जो जमानत और उसकी सज़ा के जो सस्पेंशन का जो ऑर्डर आए थे उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, लेकिन अब 11 तारीख को जब सुनवाई इस पर शुरू होगी तब ये देखना जरूर होगा जयंती कि हाईकोर्ट इस पर किस तरीके की प्रतिक्रिया दिखाता है और कितनी जल्दी इस सुनवाई को करता है, और इस पूरी सुनवाई के दौरान पे क्या हाईकोर्ट जो है वो तय करता है, ये देखने वाली बात होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीपक, ज़्यादा जानकारी के लिए इस पूरे मामले पर। तो जैसा जानकारी हमारे चैनल द्वारा दी गई कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में आज सेंगर मामले पर सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां हैं वो किस कदर गंभीर थी, एक संकेत जो है, संदेश देने की कोशिश की गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि मामला चाहे कितना भी गंभीर क्यों ना हो, न्यायपूर्ण जो कार्यवाही होगी, भले ही उसमें दोषी कोई भी हो, उसके ऊपर कार्यवाही होगी, और अगर कहीं न्याय मिलने की कोई संकेत नजर आते हैं, कोई साफ सीधे तौर पर संभावना नजर आती है, तो न्याय जरूर मिलेगा। इस बात का संदेश भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कड़ी टिप्पणियों के जरिए दिया है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन विपक्ष के विधायकों ने बिहार में बढ़ते आपराधिक घटनाओं, साथ ही 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले को उठाया, जिसके बाद सरकार की ओर से भी प्रतिक्रियाएं दी गई। हम आपको सुनाते हैं कि पक्ष और विपक्ष के विधायकों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। नीट छात्रा की हत्या और रेप हुआ, रेप करके हत्या कर दिया गया। उस मामले को जब माननीय सांसद पप्पू यादव जी ने मजबूती के साथ उठाने का काम किया, उनके परिवार के साथ में खड़ा रहने का काम किया, तो अभी उनको अरेस्ट करके जेल भेजा गया। ये 31 साल पुराना मामला है। किसी मामले में कोर्ट में हाजिरी नहीं हुआ, तो इतना कौन ऐसा मामला हो गया कि एक सांसद को रात में जा कर के घर से उठा करके और ज़बरदस्ती ले जा करके जेल में भेजना, ये समझिए कि कांग्रेस क्या करेगी आप? बिहार में सवाल उठा रहे हैं, बिहार में लोकतंत्र नहीं, ये राजतंत्र है। न्यायालय पर से सवाल उठा रहे हैं सर, या ना? देखिए, लगातार पिछले 1 माह से लगातार बिहार की बच्चियों, छोटी छोटी बच्ची, नाबालिग बच्ची, अबोध बच्ची के साथ जिस प्रकार से जघन्य अपराध हो रहे हैं, सरकार पूरी तरह से गूंगी हो चुकी है, अंधी हो चुकी है, बहरी हो चुकी है। लगातार इन बातों को सदन में हम कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से चाहते हैं चर्चा हो। आखिर बिहार में हो क्या रहा है? जहां मुख्यमंत्री जी कहते थे कि 12 बजे रात को भी महिलाएं सुरक्षित हैं, लड़कियां स्कूल जा रही हैं, और उस राज्य का हाल बेहाल है। कोई व्यक्ति अगर आवाज़ उठाता है, वैसे व्यक्ति को सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। पूरी तरह से बिहार में हिटलर राज आ गया। अब तो कह तो रहे हैं कि बिहार सरकार एकदम इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है, जब रोज घटनाएं घट रही है और रोज लूट हो रहा है, अपहरण हो रहा है, और सरकार जो है चुप बैठी है। अपराधी बेलगाम हो चुका है, कोई शासन व्यवस्था नहीं है, और सरकार जो है कि इस पर संज्ञान लेना चाहिए। आपके पार्टी के पूर्व नेता तेज प्रताप यादव ने कहा कि हमारी जान की खतरा है। 5 नेताओं को उन्होंने नाम जिक्र किया, यादव, जयचंद और संजय यादव, जो लोग हमारी हत्या करवा सकते हैं मुकेश से। देखिए, अब उनकी बात है, इस पर हमको कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना है। अब वो जाने क्या है, कौन जयचंद है कौन नहीं। पार्टी में ऐसा कुछ है जयचंद? नहीं, हमको तो नहीं लगता। अब क्या है नहीं है तो वो जाने, उनका काम जाने। यादव की गिरफ्तारी थी, क्या कहेंगे? देखिए, वो तो में शासन नाम का, प्रशासन नाम का चीज है ही नहीं। केवल आप लोग ये मीडिया वाले चलाते हैं कि बहुत अच्छी सरकार है, तो ये है दिस दैट, और हत्या रोज हो रही है, बलात्कार हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है। नीट छात्रा के साथ का तो न्याय मिला ही नहीं है, और रोज 4 साल और 8 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। भैया, एक बड़ा सवाल तेज प्रताप यादव ने पार्टी के नेताओं, बड़े नेताओं पर उठाया। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी राष्ट्रपति हर्मिनी से मुलाकात की। सेशल्स के राष्ट्रपति ने दिल्ली में राजघाट पर पुष्पांजलि अर्पित कर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति हर्मिनी की ये बैठक द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और साझा हितों पर चर्चा करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। इस दौरान भारत और सेशल्स के बीच कई महत्वपूर्ण MOU पर भी हस्ताक्षर हुए हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति हरमिनी को चुने जाने पर 140 करोड़ भारतीयों की ओर से बधाई दी है और कहा कि ये उनकी पहली भारत यात्रा है। उन्होंने बताया कि ये यात्रा ऐसे शुभ साल में हो रही है जब सेशल्स का 50वां स्वतंत्रता दिवस और दोनों देशों के राजनयिक संबंधों को 50वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत और सेशल्स के संबंध केवल राजनयिक नहीं है, हिंद महासागर की लहरें सदियों से हमारे लोगों को जोड़ती आई हैं। भारत और सेशल्स भूगोल, इतिहास, भरोसे और भविष्य के साझा विजन से जुड़ा हुआ है। हमारा नाता कल, आज और आने वाला कल है। मीडिया के साथियों, नमस्कार। राष्ट्रपति हरमिनी और उनके डेलीगेशन का भारत में स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। सेशल्स के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने पर मैं उन्हें 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। राष्ट्रपति के रूप में यह उनकी पहली भारत यात्रा है। उनकी यह यात्रा ऐसे शुभ वर्ष में हो रही है जब सेशल्स का 50वां स्वतंत्रता दिवस और हमारे राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। मुझे विश्वास है कि ये माइलस्टोन्स हमें निरंतर नई ऊंचाइयों छूने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। फ्रेंड्स, भारत और सेशल्स के संबंध केवल राजनयिक संपर्क तक सीमित नहीं है। हिंद महासागर की लहरें सदियों से हमारे लोगों को जोड़ती आई हैं। इसके तटों पर दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ा, संस्कृतियां मिली और विश्वास की परंपराएं मजबूत होती गई। India and Seychelles are connected not just by geography but by history, trust and shared vision for the future. हमारा नाता कल, आज और आने वाले कल। पलथान वलन गांव में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है जिसमें तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग ने 15 वर्षीय किशोर जेम्स राठौड़ की जान ले ली। मृतक कक्षा 9 का छात्र बताया जा रहा है और मोपेड पर पीछे बैठा था जब एक कार ने उसे जोरदार टक्कर मारी। जेम्स अपने मित्र के साथ वलन गांव के रास्ते से गुजर रहा था, तभी यह हादसा हुआ है। घायल किशोर को तुरंत नई सिविल अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार शुरू किया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई। मृतक के परिजन दोषी कार चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई और न्याय की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के जनकपुरी में बाइक सवार कमल ध्यानी की मौत के मामले पर सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने सौरभ भारद्वाज को उस वक्त हिरासत में लिया जब वो पार्टी नेताओं के साथ मृतक के घर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। पुलिस हिरासत में लिए जाने के बाद सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर जमकर हमला बोला। भारद्वाज ने कहा, कानून व्यवस्था पर किसी का ध्यान नहीं है। जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनके आवाज को दबाने का काम हो रहा है। पूरा तानाशाही है, पूरा तानाशाही।
मुंबई में मशहूर अभिनेता जैकी श्रॉफ ने युवाओं को समाज और देश की सेवा करने की सीख दी है और कहा कि युवाओं को ये सिखाया जाना चाहिए कि दूसरों की सेवा कैसे करनी है। अपने माता पिता, पृथ्वी, प्रकृति और राष्ट्र की सेवा करें। उनका ये संदेश सामाजिक जिम्मेदारी और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए है। उनका पूरा बयान सुनाते हैं आपको, सुनिए। दक्षिण के आजकल जो बच्चे भी उनके समझ में आए, उनको समझाया जाए, उनके भाषा में समझाया जाए कि किस तरह से सेवा करना चाहिए, जिस तरह से अपने माता पिता की सेवा, धरती की सेवा, लाल की सेवा, उसी तरह अपने जो पास्ट है हमारा, जो हमारा हिंदुस्तान है, उसको समझना और किस तरह से कुछ तो करके जाना जो सेवा में हो। जस्ट ट्राई एंड हेल्प या नेचर या बर्ड या पुराने लोग, किसी को भी मदद करो, आगे बढ़ो। और एक बड़ी खबर आपको बता दें जो सीधा महाराष्ट्र से आ रही है। शरद पवार की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शरद पवार रूबी अस्पताल में भर्ती, गले में संक्रमण और बुखार से पीड़ित बताए जा रहे थे। बारामती में प्राथमिक इलाज के बाद पुणे लाए गए हैं और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रिया सुले अस्पताल में मौजूद है। फिलहाल ये बड़ी खबर बता रहे हैं, डॉक्टर्स की निगरानी में इलाज जारी है। शरद पवार की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, जिन्हें रूबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में सार्वजनिक कार्यक्रमों में सक्रियता के चलते उनकी तबीयत बिगड़ने की बात कही जा रही है। गले में संक्रमण और बुखार की शिकायत बताई जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि पहले पवार बारामती में थे, प्राथमिक उपचार उनका वहां चल रहा था, इलाज चल रहा था, लेकिन तबीयत पूरी तरह ठीक ना होने पर उन्हें आगे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई ब्यूरो हेड सर्वेश तिवारी जी। सर्वेश जी, क्या जानकारी मिल रही है? शरद पवार की तबीयत अचानक बिगड़ गई। देखिए, पिछले 1-2 दिन से जो जानकारी उनके करीबियों से मिली है, 1-2 दिन से उन्हें सर्दी, कफ की शिकायत थी। उसको लेकर वो दवा ले भी रहे थे, लेकिन आज बारामती में ही थे शरद पवार, सुप्रिया सुले साथ में ही थे, जो जानकारी सामने आई है। पुणे किसी काम से उनको जाना ही था आज, लेकिन एकाएक प्लान बना के ज्यादा उन्हें सांस लेने में दिक्कत आने लगी, तो फिर रूट बना कि पुणे का दौरा बना उनका और पुणे आकर यहीं से रूबी हॉल जो अस्पताल है वहां पर एडमिट किया गया सुबह करीब 11-11:30 के करीब। जो जानकारी सामने आई कि जो उनके करीब हैं लोग बता रहे हैं कि घबराने वाली कोई भी स्थिति नहीं है। ज्यादा कफ और गले में इन्फेक्शन की वजह से उन्हें थोड़ी दिक्कत जरूर थी, लेकिन अब अस्पताल पहुंच चुके हैं। 85 साल की उम्र है, इतना बड़ा लंबा करियर, राजनीतिक करियर है, और अब उम्र भी थोड़ी सी जवाब दे रही है। इस उम्र में ये इसे इनकार नहीं किया सकता, लेकिन कोई घबराने वाली स्थिति नहीं है। साफ ये उनके करीबी नेताओं ने बताया है। सांस लेने में दिक्कत थी, ये बात बताई गई है। अब अस्पताल पहुंचे हैं, धीरे धीरे कफ को कम किया जाएगा, डॉक्टर ट्रीटमेंट में लगे हुए हैं। जो भी अपडेट होगा। सर्वेश जी, यहाँ पर ये जो खबर है, ये उनके कार्यकर्ताओं को भी एक अंदर से डर जो है वो लगाने वाली खबर है, क्योंकि हाल ही में एक ऐसा बड़ा घटनाक्रम देखा है महाराष्ट्र ने, खासकर जो धक्का देने वाला घटनाक्रम था। अजीत पवार का निधन होता है अचानक और पूरे पवार परिवार में शोक की लहर दौड़ पड़ती है। हालांकि उसके बाद स्थितियां अब थोड़ी सी सामान्य होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन उसी बीच ये जो खबर है ये आना अपने आप में थोड़ा सा चौंकाने वाला है, क्योंकि ऐसे समय में आई है जब कुछ समय पहले ही पवार परिवार ऐसे समय से गुजर रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से खबर सबसे पहले आई तो उसको लेकर हमने तकरीबन 6 से 7 अलग अलग जो भी उनके करीबी माने जाते हैं मुंबई या महाराष्ट्र में, उनको कॉल किया। तो उसमें से 3 से 4 लोगों को तो पता ही नहीं था कि उनकी तबीयत खराब हुई है। बाकी 2 से 3 लोगों से जो जानकारी मिली है तो उन्होंने यही बताया कि कफ और सर्दी जुकाम था। और ये बात सच है कि जिस तरह से अजीत दादा का इंसिडेंट हुआ, उसके बाद शरद पवार और पूरा पवार परिवार जो है अभी भी उस घटना से या उनके चले जाने से अभी तक उबर नहीं पाया है। हालांकि पूरे देश में, महाराष्ट्र सहित पूरे देश में, द्वारका में भी, अलग अलग उत्तर प्रदेश में भी उनके अंतिम जो अस्थि कलश है वो विसर्जित किए जा रहे हैं। लेकिन अजीत दादा का जाना शरद पवार के पूरे परिवार में एक बहुत बड़ा एक गैप
हो गया है, जिसे सिर्फ पवार परिवार ही नहीं बल्कि पूरा महाराष्ट्र जी, भी नहीं बिल्कुल। पूरी तरह बदलता। तो जाहिर सी बात है कि शरद पवार वाकई काफी खामोश पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनके चेहरे से अजीत दादा पवार के चले जाने का जो दुख है वो साफ झलकता है। अभी तक शरद पवार उससे पूरी तरह से उबर नहीं पाए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर्वेश जी इस पूरे मामले पर ज़्यादा जानकारी के लिए। तो जाहिर है शरद पवार की तबीयत बिगड़ी है और अचानक तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, आगे उनका इलाज जारी है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।